हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम पढ़े थे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। परसेंट को मास परसेंट ऑफ वन एलिमेंट क्या था, उसका फॉर्मूला इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड होल डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ऐसे करके हम कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इंपेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, ये क्या चीज़ है अब हम पढ़ने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं एक बार। सो व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला फर्स्ट। एक्चुअली मैं उसका पहले डेफिनेशन बता दे रहा हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला यहाँ पे लिखा है, ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला, empirical formula of a compound may be defined as the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of the various elements present in the molecules of the compound. Okay, so this is nothing but this is the simple ratio. Okay, simple whole number ratio of atoms of the various elements present in the molecule. ओके, एक कंपाउंड है, ठीक है। एक कंपाउंड के अंदर एक मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट्स है और उसी एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स है उन्हीं का एक सिंपल होल नंबर रेशियो को इंपेरिकल फार्मूला में हम लिखते हैं। कैसे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। इंपेरिकल फार्मूला का डेफिनेशन बोलते हैं, अभी मॉलिक्यूलर फार्मूला का डेफिनेशन बोलूंगा, फिर लिखना है अपन को, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड may be defined as the formula which gives the actual number of atoms of various elements present in the molecular form of the compound. Means molecular formula represents the actual number of atoms and empirical formula represents the simple whole number ratio of atoms. Okay, so we are now just write the empirical formula definition. Okay, here empirical formula यहाँ पे तो लिखा है। ओके, मैं वो क्यों लिखूँगा, यहाँ पे लिखा है, देखो, रिप्रेजेंट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम्स प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। ओके, मॉलिक्यूलर फार्मूला का भी डेफिनेशन लिखा है। मॉलिक्यूलर फार्मूला शोज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। ओके, सो एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिखा है। ओके, सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। C6H12O6, this is the chemical formula of glucose. So also this is the molecular formula, this is called the molecular formula. अगर हम इसके इंपेरिकल फार्मूला लिखे तो इसको कैसे लिखेंगे? CH2O, इसका लिखेंगे, ये है इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला। ओके, यहाँ पे जो 6:12:6 है, इसको लिख सकते हैं ना 1:2:1। उसी तरह ये जो है ये सिंपलेस्ट है, ठीक है, और ये जो है ये एक्चुअल है, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं इंपेरिकल, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर। C6H12O6 लिखोगे तो लिखोगे इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला, C1H2O1 CH2O को लिखेंगे इंपेरिकल फार्मूला। ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला? सो N इक्वल्स टू, N क्या है मैं बताऊंगा, N इक्वल्स टू मोलिकुलर फॉर्मूला मास, मोलिकुलर फॉर्मूला मास या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला मास लिख दो, ठीक है, डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, ठीक है। सो यहाँ पे देखो लिखा है कि if the mass percent of various elements present in a compound is known, its empirical formula can be determined. Means molecular formula mass अगर हमको पता चल गया है तो उसका हम empirical formula mass निकाल सकते हैं। उसके साथ एक n which is simple number ratio, देखो यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है।
एंड मे हैव 1 2 3, मतलब ये क्या हो सकता है, जो n है ये n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3, नेगेटिव में नहीं होगा, पॉजिटिव में होगा, ठीक है, और जीरो भी नहीं हो सकता, 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 ऐसे करके चलेगा, ठीक है, ऐसे हो सकता है। सो व्हाट्स द स्टेप, व्हाट, ये तो आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है, मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ कि इम्पेरिकल फॉर्मूला अगर दिया है और अगर हमको उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है तो उसके लिए क्या क्या स्टेप्स लेना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पहला स्टेप, ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे जो लिखा है, ठीक है, बस मेरे को स्पेस चाहिए तो फिर इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ आप लोगों को पढ़ाने के लिए। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला कन्वर्शन, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप, कन्वर्शन ऑफ मास परसेंट टू ग्राम्स। कल पढ़े थे परसेंटेज कंपोजिशन, उसी में ही आपको बोला था मैं मास परसेंट क्या होता है। अगर कोई समझ में किसी को नहीं आ रहा है तो फिर लास्ट वाला वीडियो देख लें, ठीक है, ठीक है। अगर जो हमको मास परसेंट में दिया होगा बस उसी को परसेंट हटा के बस ग्राम में लिख देना है। जैसे कि अगर हमको दिया है, ठीक है, 4.03% हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हमको दिया है क्वेश्चन में तो हम इसको लिखेंगे 4.03 ग्राम, बस परसेंट हटा के ग्राम लिखना है, ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप, convert into number of moles of each element, convert into moles of each element, okay, so what is this, तो जो भी रहेगा, मतलब मान के चलो ये 4.03 ग्राम दिया है, ठीक है, ये 4.03 ग्राम उसको लिख दिए, फिर उसके एटॉमिक मास से उसको, वेट बाय मोलिकुलर वेट होता है ना, मोल, मोल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और एक बार, मोल जो होता है ये वेट बाय मोलिकुलर वेट होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन तो एक ही है तो उसका एक ही मोलिकुलर मास इक्वल टू एटॉमिक मास हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.0, ठीक है, तो 4.03 आ गया हमारा, कन्वर्ट करके सेकेंड स्टेप में उसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। पहले क्या किए, पहले कन्वर्शन ऑफ मास परसेंट इनटू ग्राम्स, देन क्या किए, कन्वर्ट इनटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट, जितने सारे एलिमेंट्स दिया रहेगा उतने सारे एलिमेंट्स को कन्वर्ट करेंगे हम इसमें, उनकी मोल्स में, ठीक है। फिर डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। एक एग्जांपल करेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा। मैं पहले एक वो स्टेप सारे दिन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, डिवाइड, डिवाइड, सॉरी, डिवाइड the mole value obtained above by the smallest number, ठीक है, ठीक है। क्या करना है, जो मोल निकालने के बाद सबसे जो छोटा मोल हुआ होगा उसी को लेके सारे नंबर पे डिवाइड करना है। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे कि आगे मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए एक क्वेश्चन लिखने के लिए, मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, कि क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन एक लिख लो, ये क्वेश्चन करने के बाद सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला
ठीक है, which has ठीक है the following percent composition, okay, the following percent composition, ओके। एंड ये दिया है कि कार्बन जो है, कार्बन का परसेंट कंपोजिशन है 80%, कार्बन का 80% दे रखा है, और जो हाइड्रोजन दिया है, हाइड्रोजन का 20% दे रखा है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन, मास परसेंट कंपोजिशन दे रखा है, ठीक है। तो और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि मोलिकुलर मास जो है वो 30 है, ठीक है। तो हमको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है इसका, ठीक है। सो वो एक मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो, ठीक है, मोलिकुलर फॉर्मूला निकालो, ये पूछा है क्वेश्चन में। मोलिकुलर मास दे रखा है और जो जो एलिमेंट्स है उन दोनों का मास परसेंट दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी, पहले ये है क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन है, अब हम इसका आंसर करेंगे, ठीक है। तो मैं पहले बोला था कि यहाँ पे लिख लो कि ये C है और ये H है, ठीक है। इसका 80% दे रखा है, इसका 20% दे रखा है। मैं पहले बोला था परसेंट को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका आ गया 80 ग्राम, इसका हो गया 20 ग्राम, ठीक है। फिर मैं क्या बोला था, इन लोगों को उनकी मोल में कन्वर्ट करना है। मोल क्या हुआ था, दोनों का मोल, पहले का कार्बन का मोल क्या था, कार्बन क्या हो जाएगा, वेट बाय मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर यहाँ पे एक ही तो एलिमेंट है, ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, इसका एटॉमिक मास 12 हो जाएगा, ठीक है, 12। इसलिए फिर उसी तरह इसकी मोल क्या हो जाएगा, एच का जो हो जाएगा ये वेट बाय मोलिकुलर वेट, ठीक है, मतलब 1। तो ये कितना हो गया, ये हो गया कितना 6.6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20। फिर क्या हुआ, तो थर्ड पॉइंट था हमारा, क्या हुआ था वो, डिवाइड द मोल वैल्यू ऑब्टेन्ड अबव बाय द स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखो ई 6.6 और 20, इन दोनों के बीच में छोटा कौन है, 6.6 सबसे छोटा है, तो ये फर्स्ट स्टेप गया, ठीक है, ये दूसरा स्टेप गया। अब तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में जो छोटा होगा उसी से दोनों को डिवाइड करेंगे। 6.66 डिवाइडेड 6.66, इसको 20/6.66, ठीक है। देखो ये C के लिए कर रहे हैं, ये H के लिए कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं एक लाइन डाल दिया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली C का कितना आ गया, जो C था, C का आ गया 1, H का आ गया 3, ठीक है। ये आ गया CH3, ये जो है ये आ गया इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया, CH3। मैं बोला था कि इंपेरिकल N इक्वल्स टू क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। अब इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा, CH3, इसका क्या हो जाएगा 12 + 3 15 हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 15 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास यहाँ पे दे रखा है mm, ठीक है, 30 दे रखा है, तो ये 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सॉरी इंपेरिकल फॉर्मूला यहाँ पे मतलब 1/n, ठीक है, मतलब 1/n इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। तो ये आ गया कितना 1/2 इक्वल्स टू 1/n। तो n कितना आ गया, n इक्वल्स टू 2 आ गया, ठीक है, n इक्वल्स टू 2 आ गया। तो n इक्वल्स टू 2 आ गया, तो उसके बाद क्या करेंगे, ये तो हो गया कि ये क्या था हमारा, ये इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल फॉर्मूला था, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, n क्या हुए, n2 है, 2 इंटू CH3, मतलब C2H6, ठीक है, C2H6, C2 हो गया, 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर हो गया C2H6। मैं इसको और एक बार समझा रहा हूँ,
ठीक है, पहले हमको कार्बन एलिमेंट दिया था और एक एच हाइड्रोजन एलिमेंट दिया था, दोनों का परसेंटेज दिया था 80%, 20%, उनका एटॉमिक मास हमको पता है या फिर मोलिकुलर मास जो भी बोलो पता है हमको, एक का 12 है और एक का हाइड्रोजन का 1 है। सो 80 ग्राम और 20 ग्राम कर दिए, उनका मोल निकाल दिया 80/12, 20/1, ठीक है। ये 80/12 आ गया कितना 6.6 आ गया और 20/1 आ गया 20, ठीक है। फिर सिंपलेस्ट थर्ड पॉइंट में क्या था, डिवाइड द मोल वैल्यू, जो मोल निकला है उसको जो छोटा है उसी के नंबर से डिवाइड करना है। तो 6.6/6.6 एंड 20/6.6, 6.6 और 20 के बीच में छोटा कौन है, 6.6 है, इसलिए उसी को डिवाइड करना है दोनों के साथ, ठीक है। ये तो सी का जो आ गया सिंपलेस्ट होल नंबर इससे 1 आ गया और हाइड्रोजन का आ गया 3, तो इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया CH3। और हमको पता है कि जो एक फॉर्मूला में पढ़े थे अपन पहले से कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल्स टू n। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास 30 दे रखा है और इंपेरिकल फॉर्मूला मास 15 दे रखा है, तो 30/15 इक्वल्स टू 2 आ गया n, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हूँ 1/n, ये भी सही है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। 1 इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपेरिकल फॉर्मूला मास इक्वल्स टू n। सो 1/n इक्वल्स टू इंपेरिकल फॉर्मूला मास में उसका रिवर्स करने कोई बात नहीं, सेम चीज है, ठीक है। अब ये खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे बैलेंसिंग की केमिकल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, तुम बोलोगे ये क्या है, ठीक है। सो मैं पहले कुछ इंट्रोडक्शन देता हूँ इसके बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो हम पढ़े थे, ठीक है, याद है मास का मतलब क्या था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास का कोई मास डिस्ट्रक्ट नहीं होगा, रिएक्टेंट का जितने मासेस होंगे प्रोडक्ट का उतना मासेस होगा, ठीक है। So, according to law of conservation of mass, a balanced chemical equation has the same number of atoms of each element on both sides of the equation. So, मतलब both sides of the arrow mark, ठीक है, तो they have same number of atoms, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे तो दोनों साइड में होंगे और उनका आटम्स सेम ही होगा, ठीक है। वो ये हम पढ़े थे, ठीक है। सो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये बैलेंस्ड इक्वेशन है या नहीं। ये P4 + O2 गिव्स राइज टू P4O10, ठीक है। यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, यहाँ पे फॉस्फोरस 4 है, ठीक है भाई, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 10 है। ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, दोनों के साइड पे जो एटम्स होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उन्हीं का जो नंबर होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे, अगर हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं कि P4 + 5O2 इक्वल्स टू P4O10, ये तो अब हो गया क्योंकि 5 × 2 हो गया तो 10 हो गया, 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 फास्फोरस, यहाँ पे 4 फास्फोरस, ये अब बैलेंस्ड हो गया। ये जो था ये अनबैलेंस्ड था, ठीक है, समझ गए। अब और कुछ एग्जांपल्स देते हैं आप लोगों को, ठीक है। 2mg + O2 गिव्स राइज टू, जैसे कि 2mgO, ठीक है। यहाँ पे 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी देखो 2mgO मतलब 2 Mg भी है, 2 ऑक्सीजन भी है, ठीक है। इसका मतलब ये है, मतलब पूरे कंपाउंड के 2 मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन है, 2 मैग्नीशियम भी है, ठीक है। यहाँ पे देखो रिएक्टेंट के साइड में 2 मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन 2 भी है, इसलिए उसी तरह मैग्नीशियम यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। खत्म हो गया। अब पढ़ेंगे कि कैसे एक रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है, ठीक है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक
C3H8 एक कंपाउंड है, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोपेन। वो ऑर्गेनिक में तुम सब पढ़ोगे, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। सो इसको कंबसन करता है। कंबसन का मतलब क्या है, इसको जलाते हैं, ठीक है। जैसे कि C3H8 जब कभी भी बोलेगा कोई कि इसको कंबसन रिएक्शन करो, मतलब ये है कि ये इसको रिएक्शन करना है ऑक्सीजन 2 के साथ, O2 के साथ, तो ये क्या बनाएगा, CO2 और H2O ही बनाएगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है कॉम्बसन रिएक्शन में, ठीक है। कोई कार्बन मतलब कॉन्टेंट्स कंपाउंड को अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मतलब उसको कंबसन करते हैं, तो फिर वो देता है CO2 प्लस H2, ठीक है। तो अब अभी कोई बोलेगा कि इसको तुम बैलेंस करो, ठीक है। ये तो बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 3 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 2 + 1 3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे। पहला स्टेप, ठीक है, यहाँ पे एक एक स्टेप आपको लिखते जा रहा हूँ। मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है। राइट डाउन द करेक्ट फॉर्मूला, ठीक है, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है। मतलब जो कि हम लिख चुके हैं, पहले लिखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का बिना बैलेंस किए हुए जो करेक्ट फॉर्मूलाज है वो लिख दो पहले, जो कि हम यहाँ पे लिख चुके हैं। यहाँ पे ये C3H8 + O2 gives rise to CO2 + H2, ठीक है। अब सेकेंड स्टेप क्या है, सेकेंड स्टेप ये है कि बैलेंस द नंबर ऑफ C एटम। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले एक एक एटम को बैलेंस करते जाएंगे, पहले C, फिर H, फिर O। 3 एटम है ना, C, H फिर O। उसी तरह फिर थर्ड में होगा क्या, बैलेंस द नंबर ऑफ H एटम, ठीक है। फोर्थ में क्या होगा, बैलेंस द नंबर ऑफ O एटम, ठीक है। सो आखिरी में वेरीफाई दैट द नंबर ऑफ एटम्स इन बोथ ऑफ द साइड्स आर इक्वल, ठीक है। वो नहीं लिखता हूँ मैं। अब हम करते हैं, ये मिटाता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन क्या था, C3H8 + O2 gives rise to CO2 + H2O, ये था। पहले क्या था, बैलेंस द नंबर ऑफ C एटम। अब देखो कार्बन कितना कितना है, कार्बन इस साइड में 3 है, इस साइड में 1 है, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर लेंगे, लिखते हैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, ओके। C3H8 + O2 gives rise to 3CO2 + H2, ठीक है। देखो C 3 हो गया, यहाँ पे भी 3 कार्बन है। फिर दूसरा स्टेप में क्या बोले थे, बैलेंस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अगर हम 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, O2 gives rise to 3CO2 प्लस, यहाँ पे अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। मतलब 8 हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 8 हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, ठीक है। अब आखिरी में क्या था, आखिरी पॉइंट, आखिरी में क्या था ना, बैलेंस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अब ऑक्सीजन एटम यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे कितने हैं, 2 3 जा 6 + 4 10 था, 10 है ना। अब ये 4 × 1, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 2 है, अगर मैं यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा। तो
मैं लिख दूंगा यहाँ पे कि 5 और 2 में कर दिया, फिर हो गया 3CO2 प्लस 4H2। ठीक है, अब देखो 4 ऑक्सीजन, 2 3 6, 6 प्लस 4 10, तो यहाँ पे भी इस तरफ 10 आ गया, इस तरफ भी 10 आ गया। ठीक है, तो हो गया। अब जो ये तीन, ये जो फाइनल ये जो आया, ये है हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन। इसको और एक बार चेक कर लेंगे अच्छे से लिख के। C3H8 प्लस 5O2 गिव्स राइज टू 3CO2 प्लस 4H2O। मतलब यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 8 हाइड्रोजन, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन, यहाँ पे भी 10 ऑक्सीजन। अब हो गया, दोनों तरफ वेरीफाई। ठीक है, अब पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्रिक एंड स्टोकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। ठीक है, ये क्या है, क्या चीज है, पढ़ेंगे एक बार, एक एग्जाम्पल की तरह इसको पढ़ेंगे। मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए, तो मैं ये फॉर्मूला आगे जाके पढ़ेंगे अपन। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। ठीक है, ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, याद है ना? सारी चीज़ पढ़ते रहिएगा, काम में आ जाएगा आगे जाके। ठीक है, तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कि जैसे कि CH4 प्लस 2O2 मान के चलो, आ गया। ये क्या देगा, CO2 प्लस H2। मैं अभी बोला था आपको कंबशन रिएक्शन में CO2 और H2O निकलते हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 1 मोल, ये 2 मोल है, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। ठीक है, तो इसको हम बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ अच्छे से, किसे कैसे लिखते हैं। पहले ऐसे लिखते हैं कि 1 मोल ऑफ CH4 reacts with, ठीक है, 2 मोल ऑफ O2 to give 1 mole of CO2 and 2 mole of H2O। ओके, यहाँ पे इसका रिएक्शन बैलेंस करना है तो फिर आ जाएगा। ठीक है, अब पहले तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरे में कैसे लिखेंगे, और एक कैसे लिखेंगे कि जहां पे मोल है ना, सारे में मोलिक्यूल लिख देंगे। 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecules of oxygen to give 1 molecule। ठीक है, molecule 1 molecule of CO2 and 2 molecule of H2O। ठीक है, हो गया ये चीज। अब क्या होगा, अब और एक तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है लिखने का। ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 में, आपको ये सर पता है ना, ये सारे जो है ये सारे गैसियस में है, गैसियस में है सारे के सारे। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि 22.4 लीटर, मैं बोला था कि 22.4 लीटर गैसेस यूज होता है, याद है ना? कल की क्लास में बोला था बेटा, पढ़ लेना एक बार कि 22.4 लीटर ऑफ CH4 reacts with
44.8 लीटर, क्योंकि ये 2 है ना, तो फिर 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 22.4 में, ठीक है। ऑफ O2 and to give 22.4 liter CO2 and 44.8 liter H2O। अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है, मेरे को लगता है आ गया होगा। और कैसे लिख सकते हैं, और एक तरीका है आखिरी में, ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, ये 1 था, ये 2 था, ये 1 था, ये 2 था, ठीक है। तो हम इसको कैसे और एक तरीके से लिखेंगे कि 16 ग्राम ऑफ CH4। 16 क्यों लिखा, क्योंकि इसका मोलर मास 16 है, ठीक है बेटा। रिएक्ट्स विथ, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, तो फिर 2 इंटू 32, क्योंकि ऑक्सीजन का जो मोलिकुलर मास है O2 का कितना, 16 इंटू 2 32, ठीक है। तो 2 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2, ठीक है, इज रिक्वायर्ड, ठीक है, सॉरी इज रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ यार, रिएक्ट्स टू विथ टू गिव CO2 का मोलिकुलर मास कितना, 44, ठीक है, 44 आ जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 2 32 प्लस 12, ठीक है, 44 ग्राम ऑफ O2 सॉरी CO2 एंड 2 इंटू ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 2 18 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है। इसको ऐसे लिखेंगे, समझ में आ गया आप लोगों को। अब ये खत्म हो गया, ठीक है। अब हम इसको फाइनली ऐसे तरीके से लिख सकते हैं। अब एक क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो फिर आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा। ठीक है, क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीजन नहीं लिखना है, O2 लिख दो बेटा, O2 रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंप्लीट react with 0.2 gram of hydrogen H2, ठीक है, to give H2O, ठीक है। और क्या, और एक लिखा है, चलो एक इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्वेश्चंस में ये है कि H2 और O2 ये दोनों रिएक्ट करके H2O बनाते हैं, तो 2H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O, ये तो हमको पता है पहले, ठीक है। जब हम जानते हैं तो मतलब पहले H2 प्लस O2 गिव्स राइज टू H2O, ये रिएक्शन पहले तुमको लिखना है, ठीक है। H2 कैसे बनता है, H और O से बनता है, फिर उसको बैलेंस करना है, ठीक है बेटा। तो ये 2 मोल हो गया,
ये 1 मोल हो गया और ये 1 मोल हो गया, क्योंकि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 1 ऐसे करके समझ में आ गया ना। और इसका मोलिकुलर मास कितना है 2, 2 इंटू 1 2 पर 2 इंटू 2 ग्राम, ठीक है, 1 इंटू 32 ग्राम, 1 इंटू 18 ग्राम, ठीक है। मैं बोला था अभी कि इतना 2 इंटू 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 1 into 32 gram of oxygen gives rise to 2 into 18 gram of, ये 2H2 ना है बेटा, 2H2, तो ये 2 मोल हो जाएगा, 2 इंटू 18 ग्राम ऑफ क्या पानी, वाटर, ठीक है। सो 4 ग्राम ऑफ H2 कितना ऑक्सीजन रिक्वायर करता है, रिक्वायर ऑक्सीजन इक्वल्स टू 32 ग्राम, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे कि 4 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन रिक्वायर करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से कितना दिया है 0.2, कितना रिक्वायर करेगा, तो 0.2 कितना करेगा ये देख लेते हैं, 32/4 इंटू 0.2, ठीक है, कितना आ जाएगा 1.6 ग्राम। तो 0.2 ग्राम ऑफ H2 रिक्वायर ऑक्सीजन 1.6 ग्राम। उसी तरह ये भी कर सकते हैं कि 4 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस H2O कितना 36 ग्राम, यहाँ पे दिख रहा है अपन को, ठीक है, क्योंकि ये इसका 4 ग्राम इसका 36 ग्राम के रिएक्शन कर रहा है, तो फिर इसका 0.2 ग्राम कितना करेगा 36/4 इंटू 0.2 आ जाएगा 1.8 ग्राम, ठीक है, खत्म, ठीक है। अब आगे चलो, अब ये सारे फॉर्मूलाज हम एक एक देखने वाले हैं, क्या क्या मास परसेंट और वेट परसेंट। मैं आपको बता दिया था कि मास परसेंट क्या था, मास परसेंट ऑफ एन एलिमेंट, ये पहले मैं बता चुका हूँ, ठीक है, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इनटू 100। ये फार्मूला मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, और एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, मास परसेंट इक्वल्स टू मास ऑफ, ठीक है, मैं सॉल्यूशन के तरीके से लिखता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को ऐसे लिखा जाता है भी इंटू 100, ठीक है, इंटू यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू 100 इंटू, तो मैं ये काट देता हूँ, ठीक है, हो गया। अब मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट हो गया, ये इसी को भी यहाँ पे लिखा है, देखो ये लिखा है, ये पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब क्या है, अगर एक ये तो क्वेश्चंस करेंगे बाद में, मैं इसको काट देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ कि अगर दो सब्सटेंस है, ठीक है, एक तो ए सब्सटेंस है, एक तो ए मान के चलो, और एक बी है, ठीक है, दो सब्सटेंस है, और इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है Na है, इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है इसको Nb बोलते हैं। मोल्स बता चुका हूँ मैं, वेट में मोलिकुलर वेट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को कैसे लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन, इसको लिखता हूँ F करके, ठीक है, ऑफ ए इसको लिखा जाता है ऐसे, एक्स ए लिखा जाता है ऐसे, इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ठीक है, डिवाइडेड बाय
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब क्या है, सॉल्यूशन में कौन कौन है, ए है और बी है, तो इसका ऐसे लिखेंगे Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। ठीक है, मतलब कि ये जो मतलब मोल फ्रैक्शन जो है ये है एक का जिसका निकाल रहे हैं न्यूमरेटर का, उस न्यूमरेटर में उसी का मोल्स लिख देंगे और डिवाइडेड बाय जो पूरे सॉल्यूशन है, पूरे सॉल्यूशन में जो जो है सारे का मोल्स का सम। ठीक है, उसी तरह एक्स बी को हम लिख सकते हैं, मतलब बी का मोल्स डिवाइडेड बाय इस सॉल्यूशन में कौन कौन है, ए है और बी है, इसीलिए एन ए प्लस एन बी लिखेंगे। ठीक है, तो फाइनली अगर दो चीज़ हैं एक मिक्सचर में, अगर एक तो ए है और एक बी है, ठीक है, इसीलिए ए और बी लिखे। अगर सी दिया होगा तो ऐसे लिखेंगे, अगर मान के चलो अगर सी दिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सी एक और एक सब्सटेंस है, उसका हो जाएगा कितना, एन सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें लिखेंगे एक्स ए इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। ठीक है, इसमें भी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। इसी तरह एक्स सी क्या हो जाएगा, एन सी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। और जितने भी होंगे, जितने भी मतलब कंपाउंड होंगे एक मिक्सचर में, ठीक है, तो ये हो जाएगा ऐसे कि एक रिलेशन ऐसे है कि एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इक्वल्स टू 1। ठीक है, जो मोल फ्रैक्शन सबका होगा सबका मिला के एक ही होगा। ठीक है बेटा, अब ये खत्म हो गया। आगे कल इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस करेंगे और बहुत सारे टर्म्स पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।